एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 31 जिसमें हम रिव्यू क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ रिव्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे जो हमने 11.5 तक कर लिए थे। मैंने कहा था यूनिक नोट्स के अंदर से ही हमने रिव्यू क्वेश्चंस को देखना है। बुक ले लें, नोट्स पकड़ लें अपने अपने, ठीक है। हम 11.5 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। 11.6 के अंदर क्या कहता है, स्टेटमेंट में देखिएगा, We know that waves manifest phenomenon of reflection, rarefaction and diffraction. Does sound waves also manifest these characteristics? जी हाँ, बिल्कुल याद करिए बच्चों, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, साउंड वेव्स जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ की, वेव की। हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वेव्स की। तो ऐसे ही जो साउंड वेव्स होती हैं वो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को मैनिफेस्ट करती हैं। किस चीज़, कौन कौन सी तीनों प्रॉपर्टीज़, रिफ्लेक्शन की, रेयरफैक्शन की एंड डायफ्रैक्शन की। क्यों, साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रैवल करती है किस शेप के अंदर, इन फॉर्म ऑफ वेव, यानी वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। वेन एवर ऑब्स्टेकल, जब हम उसकी पास, देखिए साउंड की रिफ्लेक्शन होती है ना, मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसी साउंड रिफ्रैक्ट भी करता है। यानी रिफ्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अपनी पाथ को वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, ठीक है। वन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम। ऐसी साउंड की डायफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी, डायफ्रैक्शन में क्या करता है, कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल से क्या करता है, बेंड। उसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, अक्सर आपने सुना होगा, आप रूम के अंदर बाहर से आपको आवाज़ आ रही होती है किसी की भी, आपकी आवाज़ बाहर जा रही है, तो द रीज़न इज़ दैट जो साउंड वेव्स होती हैं कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल से क्या कर जाती हैं, बेंड कर जाती हैं। तो इट मीन्स कि साउंड मैनिफेस्ट करता है ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की और डायफ्रैक्शन की, वेव्स की। ये था जी 11.6। 11.7 में देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द टू। भाई लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है और इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है। याद रखिए बच्चों, लाउडनेस क्या है, साउंड का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ। लाउडनेस साउंड का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है बाय विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड अ फेंट साउंड। और इंटेंसिटी क्या है, साउंड एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव। ये सारे वही हैं जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हुए हैं। ऐसी लाउडनेस डिपेंड करती है किस चीज़ पर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर, और फिजिकल कंडीशन ऑफ किस चीज़ पर, ईयर पर, यानी हमारे कान की कंडीशन किस तरह की है। जिस तरह की फिजिकल कंडीशन होगी उस तरह का साउंड हम सुन सकते हैं। अगर फिजिकल कंडीशन सही नहीं है तो हमें साउंड हल्का सुनाई देगा। और लाउडनेस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हमने अपने टॉपिक के अंदर इन डिटेल पढ़ा था। वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से थे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम क्या चीज़, वाइब्रेटिंग बॉडी से, ठीक है जी। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, इस फिजिकल क्वांटिटी, ये डिपेंड नहीं करती एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पर। इसका मतलब है जब एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पर डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी, तो फिर हमारी फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर पर भी डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि लाउडनेस डिपेंड करती है फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर पर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर पर डिपेंड नहीं करती। मेन डिफरेंस इनमें ये था। लाउडनेस का हमने एक फार्मूला भी किया था, आई इज इक्वल टू पी ओवर ए का। लाउडनेस का यूनिट भी हमने किया था वाट पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है। और लाउडनेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। रिलेशनशिप क्या था लाउडनेस और इंटेंसिटी में, वो रिलेशनशिप ये 11.7 वाले का आंसर बता रहा हूँ कि रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान क्या बनता है। याद करें जब हमने डेरिवेशन की थी टॉपिक की, तो उसके अंदर हमने एक फार्मूला किया था, एल लाउडनेस जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, लॉग ऑफ आई के, लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी को हम जब सेपरेट करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे, इक्वल आएगा, साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, तो ये लॉग आई बनता है। के इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये हो गया जी बेटा 11.7। 11.8 में वो ये कह रहा है, कुछ क्वेश्चन मैं जुबानी बता दूंगा, जिसकी डेरिवेशन होगी वो करके आपको बता दूंगा। ऑन विच फैक्टर डज लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। बट लाउडनेस ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बता देता हूँ, बार बार मैंने बता चुका हूँ। 3 फैक्टर हैं बेटा। लाउडनेस ऑफ साउंड किन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एरिया, ठीक है, एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड और क्या चीज़, डिस्टेंस। ये मैं शॉर्ट सा बताया है। ये सारा एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, भाई जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसका एरिया, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी से। इन तीनों फैक्टर्स पर लाउडनेस डिपेंड करती है। 11.9 में देखिएगा, 11.9 में क्वेश्चन उसका ये है, What do you mean by the term intensity level of sound? Name and define the unit of intensity level of sound. जी बेटा इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड में 11.9 के आंसर में आपने वो जो हमने डेरिवेशन की थी कौन सी वाली, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड की, याद करें आप। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड की डेरिवेशन में हमने ये फार्मूला डिराइव किया था। ये इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर वही टॉपिक है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है यूनिक नोट्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इंटेंसिटी लेवल ऑफ, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ आपको याद आ जाएगा, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई आई नॉट, और यूनिट क्या था, dB का। ये था जी बेटा फार्मूला, उसकी डेरिवेशन। 10 में क्वेश्चन उसका ये है, व्हाट आर द यूनिट ऑफ लाउडनेस, व्हाट डू we use, why do we use logarithmic scale to describe range of sound intensities we hear। देखें जी यूनिट ऑफ लाउडनेस, क्योंकि लाउडनेस ऑलवेज मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी लेवल, हम वैसे लाउडनेस को मेजर नहीं कर सकते। तो इंटेंसिटी लेवल के लिए हमने यूनिट क्या यूज़ किया था, बेल का। बेल था लार्जर यूनिट। फिर मैंने बताया था टॉपिक जब हमने पढ़ा था कि बेल इज़ अ लार्जर यूनिट, तो हम 1 बेल को इक्वल करते हैं किस चीज़ के, 10 डेसीबल के। 1 बेल किसकी इक्वल होता है, 10 डेसीबल के। अब हम क्वेश्चन उसका साथ ये है कि हम लाउडनेस को L को लॉगरिथम के अंदर, यानी हम L इज इक्वल टू के लॉग आई, लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ही क्यों लेते हैं हम, खाली सिंपल डायरेक्टली उसको आई के साथ क्यों नहीं ले सकते, इसलिए कि देखिएगा अगर लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती किस चीज़ के, इंटेंसिटी के, तो लीनियर स्केल बन जाता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि इंटेंसिटी लाउडनेस ह्यूमन ईयर जो होता है वो उसकी वो डिफरेंट साउंड के साथ उसकी इंटेंसिटी लेवल क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो लीनियर की बजाय हम क्या यूज़ करते हैं, लॉगरिथमिक स्केल यूज़ करते हैं। इसलिए हम लॉगरिथमिक स्केल यूज़ करते हैं कि साउंड लेवल या साउंड इंटेंसिटी लेवल ऑन लीनियर स्केल इज़ नॉट कन्वीनियंट, हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ लीनियर स्केल लॉगरिथमिक स्केल इज यूज फॉर दिस पर्पज। और इंटेंसिटीज आर स्केल बाय फैक्टर ऑफ, इंटेंसिटी तो हम किसके स्केल करते हैं, बाय फैक्टर ऑफ 10 के साथ। फैक्टर ऑफ 10 क्या है, ये जो 10 लिखा था, ठीक है जी। तो उसके लिए फार्मूला था, फार्मूला मैंने आपको बता दिया क्या था, फार्मूला जो बेसिक फार्मूला था इसी क्वेश्चन के अंदर 11/10 के अंदर भी फार्मूला यही है जो बार बार मैं लिख के तो जा रहा हूँ, L इज इक्वल एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई आई नॉट, और उसका यूनिट क्या था, dB था, डेसीबल था। आ गया जी क्वेश्चन बेटा 11.11 के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप ग्राफिकली। भाई फ्रीक्वेंसी और किसमें, पिच में क्या डिफरेंस है, देखिएगा फ्रीक्वेंसी क्या, पिच क्या है, साउंड है, साउंड का करेक्टरिस्टिक्स है ना। पिच क्या है, ऐसा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जिसमें वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ग्रेव एंड अ श्रिल साउंड, जिसमें हम एक ग्रेव और श्रिल साउंड में इजीली डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या नाम देते हैं, वो कहलाता है पिच ऑफ साउंड। ग्रेव एंड श्रिल साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पिच ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी क्या थी, फ्रीक्वेंसी आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स पास करके जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ग्राफिकली फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बनाए हम, ग्राफिकली देखिएगा फ्रीक्वेंसी का मतलब है ज़्यादा वेव, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेव ज़्यादा गुजर रही, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेव कम गुजर रही, यानी अगर हमारे पास लो पिच होगी, लो पिच का मतलब है फ्रीक्वेंसी कम है तो वेव कम गुजरेगी, ये ठीक है। अगर हमारे पास हाई पिच है तो हाई पिच का मतलब है मेरा बेटा क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेव्स क्या गुजरेंगी, ज़्यादा वेव्स गुजरेंगी, नंबर ऑफ वेव्स जो पास करेंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा। एम्पलीट्यूड दोनों का ऑलमोस्ट सेम मैंने बनाने की कोशिश की, सेम ही होगा। ये ग्राफिकली उनका रिलेशनशिप था जी। 11.12 में क्वेश्चन है ये, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑन लाउडनेस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड। वही पुरानी बात बेटा,
लाउडनेस पे हम इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड, देखिएगा लाउडनेस का हमने पढ़ा था कि लाउडनेस रिलेट करता है किस चीज़ के साथ, एम्पलीट्यूड के साथ, ठीक है। और याद रखिएगा ये लाउडनेस एम्पलीट्यूड के साथ कैसे रिलेट करता है, लाउडनेस हमेशा, अगर मैं लाउडनेस स्केल के साथ रिप्रेजेंट करूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के साथ, एम्पलीट्यूड के साथ। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी साउंड लाउडर होगा, जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतना साउंड क्या होगा, फेंट होगा, ठीक है, या क्वाइट साउंड होगा, क्या होगा, हल्का साउंड होगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं ड्रम है तो उसको फोर्सफुली बीट करूँ तो ज़्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा, अगर उसी ड्रम को मैं हल्का बीट करूँ, ठीक है, यानी स्लो बीट करूँ तो उससे साउंड क्या होगा, लो प्रोड्यूस होगा। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑन पिच, फ्रिक्वेंसी ऑन पिच का क्या था, देखिएगा मेरा बेटा, हमने पढ़ा था, हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के अंदर, पिच किससे रिलेट करता है, फ्रीक्वेंसी से, पिच रिलेट करता है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है जी। अब अगर पिच रिलेट करता है फ्रीक्वेंसी से तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से पिच को क्या फ़र्क पड़ता है, देखिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो पिच ऑफ साउंड भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो पिच ऑफ साउंड भी क्या हो जाना है, डिक्रीज। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, मैंने इंक्रीज वाली लिखी जो ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मैंने डायरेक्ट रिलेशन लिखा है, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी पिच इंक्रीज, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी पिच डिक्रीज। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो साउंड हमेशा क्या होगा, श्रिल। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज है तो डिक्रीज का मतलब है साउंड क्या होगा, ग्रेव, ठीक है जी। श्रिल साउंड किनका होता है मेरा बेटा, हम पढ़ चुके हैं बार बार, चिल्ड्रन का या लेडीज़ का जो साउंड होता है दैट इज श्रिल। ग्रेव साउंड किनका होता है, मैन का। तो ये रिलेशनशिप था किसके दरमियान में, लाउडनेस के एम्पलीट्यूड के साथ, पिच का किस चीज़ के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। ये मेरा बेटा था क्वेश्चन नंबर 11.12। 11.13 में देखिए, उस 13 में कहता है इफ़ द पिच ऑफ द साउंड इज इंक्रीज व्हाट आर द चेंजेस इन द फॉलोइंग, कि भाई पिच ऑफ साउंड अगर इंक्रीज हो जाए तो इनमें क्या चेंज आता है। देखिए अगर पिच ऑफ साउंड को हम इंक्रीज कर देंगे, इफ पिच ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड, पिच इंक्रीज करने से उसमें 3 ऑप्शन दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी। अगर पिच इंक्रीज हो जाएगी, देखिए कभी हमने इस क्वेश्चन में भी किया तो इसी में भी यही है, 11.13 में क्वेश्चन उसका ये है कि अगर पिच ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाए, पिच ऑफ साउंड के इंक्रीज होने से, तीन उसने ऑप्शन बताई हुई हैं बेटा। पहली वाली ऑप्शन के अंदर उसने बताया हुआ क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी को क्या चेंज आएगा। सेकंड वाली ऑप्शन के अंदर उसने बताया हुआ क्या चीज़ बेटा, वेवलेंथ का, कि वेवलेंथ में क्या चेंज आना है। और थर्ड वाली ऑप्शन में उसने पूछा हुआ है किस चीज़ का, वेव वेलोसिटी का। यानी वेव वेलोसिटी का मतलब हुआ, आसान वर्ड आपके लिए, हम इसको क्या नाम देते हैं, वेव की स्पीड का, स्पीड ऑफ वेव। अब उसका क्वेश्चन था पिच ऑफ साउंड अगर इंक्रीज हुई तो पिच ऑफ साउंड के इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी को क्या चेंज आएगा। तो जी बेटा अगर पिच ऑफ साउंड हम इंक्रीज कर दें, हमने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी और पिच का डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर पिच ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इसके साथ मेरा बेटा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। पिच ऑफ साउंड के इंक्रीज होने से वेवलेंथ को क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए अगर पिच ऑफ साउंड इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ ऑफ साउंड जो होती है वो क्या हो जाएगी, हमेशा डिक्रीज हो जाएगी, यानी वेवलेंथ में क्या हो जाना है, कम हो जाएगी। याद करें आपने रिलेशन पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। पिच इंक्रीज हुई तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से बाय यूजिंग दिस रिलेशन वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। स्पीड ऑफ साउंड यानी वेव वेलोसिटी जो होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, यानी स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की हम बात करें ना, याद करें हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड, जिसमें मैंने स्पीड ऑफ साउंड में बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड किस चीज़ पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, फिजिकल कंडीशंस थी, और किस चीज़ पर, ह्यूमिडिटी पर।
टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है इन चीज़ पर। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड का फिर पिच के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड में क्या आएगा, नो चेंज। इसमें कोई भी फर्क नहीं आना पिच ऑफ साउंड के इंक्रीज करने से। ठीक होगी बात। एक और इसी के अंदर एक और फोर्थ वाली ऑप्शन वो मिस होगी। फोर्थ वाली ऑप्शन के अंदर मेरा बेटा उसने पूछी हुई है क्या चीज़, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। लो जी वही पुरानी बातें बार बार इन क्वेश्चंस के अंदर रिपीट हो रही हैं। डी ऑप्शन में उसने पूछा था एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के, वेव के एम्पलीट्यूड को क्या फ़र्क पड़ेगा। याद रखो मेरा बेटा बात, क्योंकि पिच का एम्पलीट्यूड के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, पिच का ताल्लुक तो फ्रीक्वेंसी के साथ है, एम्पलीट्यूड का रिलेशन लाउडनेस के साथ था। शाबाश मेरा बेटा। इसका मतलब पिच के इंक्रीज या डिक्रीज होने से एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो एम्पलीट्यूड में भी क्या आएगा, एम्पलीट्यूड में बेटा इट हैज़ नो चेंज, यानी एम्पलीट्यूड भी पिच ऑफ साउंड के चेंज करने से कोई भी उसको फ़र्क नहीं पड़ना, नो चेंज, कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। दिस इज 11.13। 11.14 में देखिए, 14 में वो कहता है इफ़ वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग वाइल स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस वी री हेयर आवर साउंड आफ्टर सम टाइम, कैन यू एक्सप्लेन हाउ डज दिस हैपन। देखिएगा अगर हम किसी बिल्डिंग के पास या किसी भी माउंटेन के पास खड़े होकर क्लैप करें या शाउट करें तो हमें जो अपना साउंड दोबारा से सुनाई देता है, दैट इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जो आवाज़ दोबारा सुनाई देगी मेरा बेटा, उसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एको, कि जो थोड़ी देर बाद आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि साउंड देखिएगा उसी मीडियम में वापस आया ना, उसी मीडियम में अगर वापस आएगा साउंड रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इन सेम मीडियम के अंदर, जिसे हम क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यहाँ किस चीज़ का, एको का नाम देते हैं। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या एको। अभी भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रही है, साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होके स्टूडेंट्स के पास क्लासरूम में जो बैठे होते हैं उनके पास जा रहा होता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन, दिस इज नॉट एको। एको कब होगी, जब यही आवाज़ मेरी आपको दोबारा से सुनाई देगी। तो उसमें एक और अहम सारी बात है, इस 11.14 में एक कंडीशन है। कंडीशन किस चीज़ के लिए, क्योंकि साउंड दोबारा सुनाई देता है ना, कंडीशन फॉर एको। एको के लिए कंडीशन क्या है, यानी एको सुनने के लिए, यानी एको का मतलब है वही आवाज़ दोबारा से सुनाई दे। दोबारा से सुनाई देने के लिए मिनिमम डिस्टेंस, याद करें हमने टॉपिक पढ़ा था एको का, सोर्स जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सोर्स ऑफ साउंड, और यहाँ पे जो वो ऑब्स्टेकल थी, यानी जिससे साउंड ने टकरा के वापस आना है, इन दोनों के दरमियान ये मिनिमम डिस्टेंस मेरा बेटा कितना होना चाहिए, 17 मीटर का, कम से कम फासला 17 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो ही रिफ्लेक्टेड साउंड हमें क्या होगा, दोबारा से सुनाई देगा। और ये तो ये होना चाहिए, और साथ में इन दोनों के दरमियान टाइम इंटरवल, भाई कितनी देर का वक्फा होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का। ये कंडीशन है कि टाइम इंटरवल किस चीज़ के लिए, बिटवीन आवर साउंड और जो रिफ्लेक्टेड साउंड था, मैं बोला मेरी आवाज़ टकरा के वापस आई, इन दोनों के दरमियान टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का, और मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर का। 11.15 क्वेश्चन में क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर, डज दिस रेंज वेरी विद एज ऑफ पीपल। याद करें हमने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का क्वेश्चन किया था, तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमन ईयर्स के लिए कितनी है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो सुनी जा सकती है, मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर मेरा बेटा कितनी, 20K हर्ट्ज। 20K हर्ट्ज का मतलब है 20,000 हर्ट्ज। आगे क्वेश्चन का उसका ये हिस्सा है, क्या ये एज के साथ इसमें कोई फ़र्क आता है, जी बिल्कुल। जैसे जैसे मेरा बेटा एज इंक्रीज होती है, ओल्डर, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज चेंज हो जाती है। जैसे ओल्डर पीपल्स होते हैं ना, जो यंग पीपल्स होते हैं, यानी यंगर जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये रेंज 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और जैसे जैसे ओल्डर पीपल, बूढ़ा होता जाता है इंसान, ओल्डर्स के लिए, ओल्डर पीपल कितनी, 15,000 तक ये रेंज डिक्रीज़ हो जाती है। यानी एज के साथ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या कर जाती है मेरा बेटा,
डिक्रीज कर जाती है जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट में देखिएगा 11.16 में एक्सप्लेन दैट नॉइस इज अ न्यूसेंस। नॉइस इज अ न्यूसेंस में हमने क्या आंसर लिखना है, याद करें, वो आपने एक टॉपिक हमने पढ़ा था, कौन सा मेरा बेटा, नॉइस पोल्यूशन का। वो नॉइस पोल्यूशन का टॉपिक एक्सप्लेन दैट नॉइस इज अ क्या चीज़, न्यूसेंस, यानी NUISAN कि नॉइस न्यूसेंस है, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 13 सेम वही है, नॉइस पोल्यूशन वाला जो टॉपिक जिसके अंदर हमने नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पढ़े थे, सेव लेवल ऑफ नॉइस पढ़ा था, ठीक है जी। 11.17 में डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था, वही टॉपिक एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन का, वही सारा टॉपिक जिसके अंदर हमने डिफरेंट मटेरियल्स का, सॉफ्ट मटेरियल या पोरस वाले मटेरियल्स या स्मूथ या रिजिड मटेरियल्स, एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन का सारा टॉपिक ये वही, इसका आंसर सारा वही टॉपिक है। मैं वैसे शॉर्ट सा बता देता हूँ कि एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन क्या था, वो मेथड या टेक्निक्स जिनको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, टू एब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने डिफरेंट देखे थे कि 4 हमने पॉइंट किए थे, वही सेम टू सेम यही आंसर है। 11.18 में है व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन, कि अल्ट्रासाउंड का मेडिसिन के अंदर यूज़ क्या है, मेडिसिन के अंदर या मेडिकल फील्ड के अंदर अल्ट्रासाउंड का यूज़ क्या है। तो हमने मेडिकल फील्ड के अंदर उसके यूजेस देखे थे अल्ट्रासाउंड का, जिसको हम अल्ट्रासोनिक भी कहते हैं। तो मेडिकल फील्ड के अंदर उसके यूज़ क्या थे, इंटरनल ऑर्गन्स को व्यू करने के लिए, स्केलिंग ऑफ टीथ के लिए, ठीक है, सेक्स ऑफ बेबी बिफोर बर्थ के में अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जर्म्स को किल करने के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। बॉडी में जहाँ पर कैंसरियस सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, टिश्यूज़ है, ठीक है, उनकी पिक्चर लेने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड को। तो वही टॉपिक था अल्ट्रासाउंड का मेडिसिन के अंदर या मेडिकल फील्ड के अंदर। यहाँ पे बच्चों हमारे रिव्यू क्वेश्चंस जो बुक के थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उन डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर जो बुक में गिवन है और जो एक्स्ट्रा यूनिक नोट्स के अंदर गिवन है, वो हम ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम डिस्कस कर लें इस लेक्चर के अंदर। पहले तो बुक वाले देख लेते हैं कि बुक में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो कितने गिवन है। 9 कंसेप्चुअल क्वेश्चन बुक में गिवन है। ऐसा मत सोचिएगा कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो नहीं आ सकता बोर्ड में, ठीक है। देखिए एग्जामिनर की मर्जी है, वो चाहे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से उठा के शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे दे, उसकी मर्जी है। आपको कोई डेफिनेशन पूछ ले, बुक के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कोई दे दे, किसी भी जगह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है जैसे आपकी बुक के टॉपिक्स हैं। जो चीज़ बुक में गिवन है मेरा बेटा वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, हमने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, हमने सारी चीज़ें लर्न करनी है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या स्टेटमेंट बताई हुई और क्या है, बहुत ईजी है, आसान सी लैंग्वेज के अंदर कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो जी बेटा पहला क्वेश्चन है, वाई टू टिन कैन्स विद अ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन दैम कुड बी अ बेटर वे टू कम्युनिकेट देन मेयरली शाउटिंग थ्रू एयर। रीजन कहता है 2 टिन कैन्स हैं, वो जो स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं, वो क्यों बेटर वे है कम्युनिकेशन का एज कंपेयर विद के एयर में, हवा में शाउट किया जाए। द रीजन इज दैट, देखिएगा टिन कैन है तो स्ट्रिंग के साथ अटैच है तो दैट इज सॉलिड, एयर गैसेस, साउंड ट्रैवल मोर फास्टर इन सॉलिड एज कंपेयर विद क्या यार। अच्छा जी बच्चों मैं बता रहा था कि 2 टिन कैन्स जो है, ठीक है, वो क्यों अच्छा वे है कम्युनिकेट का एज कंपेयर विद एयर, बिकॉज देखिएगा 2 टिन कैन्स जो अटैच होते हैं स्ट्रिंग के साथ वो सॉलिड, ठीक है, सॉलिड में साउंड मोर फास्टर ट्रैवल करता है एज कंपेयर विद एयर। तो एयर में साउंड की स्पीड डिफरेंट होती है एज कंपेयर विद सॉलिड के अंदर, ठीक है। सॉलिड के अंदर जो साउंड है वो फास्टर ट्रैवल करता है, दैट इज बाय 2 टिन कैन्स अटैच विद द स्ट्रिंग, दैट इज अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन एज कंपेयर विद शाउटिंग विद एयर के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने पूछा है, वी कैन रिकग्नाइज पर्सन स्पीकिंग विद सेम लाउडनेस फ्रॉम देयर वॉइस, हाउ इज दिस पॉसिबल। देखिएगा याद करिएगा क्वालिटी ऑफ साउंड का टॉपिक, क्वालिटी ऑफ साउंड की बेस पर क्वेश्चन उसका ये है कि हम 2 पर्सन्स, ठीक है, जो बोल रहे हैं, ठीक है,
सेम लाउडनेस के साथ हम उनको कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं। रिकग्निशन के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आपने क्या लिखना है, किस बेस पर, क्वालिटी ऑफ साउंड की बेस पर। भाई क्वालिटी ऑफ साउंड की बेस पर हम दोनों को रिकग्नाइज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ साउंड हमें क्या बताती है कि हर साउंड की क्या चीज़ बेटा वेव फॉर्म क्या होगी, डिफरेंट होगी। जब हर साउंड की वेव फॉर्म डिफरेंट है, दैट इज वाई वी कैन इजीली रिकग्नाइज टू पर्सन स्पीकिंग विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ को हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसका ये क्वेश्चन है कि you can listen to your friend around a corner but you cannot watch him or her why। कहता आपको आवाज़ एक कॉर्नर से अपने फ्रेंड की आवाज़ आ रही है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। द रीज़न इज़ दैट कि जो साउंड वेव्स होती हैं, ये मैं शॉर्ट सी रीज़न मेरा बेटा बता रहा हूँ कि जो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डायफ्रैक्शन की, कि साउंड वेव डाइफ्रैक्ट कर देती हैं फ्रॉम कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल से। कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल से डाइफ्रैक्ट हो गई, इसलिए हमें उस पर्सन की आवाज़ आ रही होगी, अपने फ्रेंड की आवाज़ आ रही होगी किसी भी कॉर्नर से, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रहा। नज़र ना आने की वजह ये है कि जो लाइट वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स, ठीक है, यानी लाइट में ये डाइफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती। लाइट कभी भी बेंड नहीं करती फ्रॉम कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल से। डाइफ्रैक्शन नॉट एग्जिस्ट, उसके अंदर डाइफ्रैक्शन नहीं होती। ऐसा तो नहीं कभी आपने देखा कि वॉल है, आप रूम के अंदर बैठे तो वॉल की दूसरी तरफ जो बंदा बैठा हुआ आपको नजर आ रहा हो, ऐसा नहीं है। लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो कभी भी उसके सामने जो ऑब्स्टेकल आ जाती है उससे बेंड करके ट्रैवल करके आगे नहीं जाती। लेकिन साउंड जो है वो कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल से क्या कर जाता है, बेंड कर देता है, ठीक है। तो रीज़न इसकी यही थी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है Why must the volume of stereo in a room with wall-to-wall carpet be tuned higher? दो हिस्से इस क्वेश्चन के। कहता है एक रूम है, ये मैं एक छोटी सी डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने नहीं बनानी, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन उसका ये है मेरा बेटा कि ये एक रूम है, इस रूम में वॉल टू वॉल कारपेट, हर जगह पर कारपेट है, यानी यहाँ पर भी कारपेटेड फ्लोर है, इधर भी कारपेटेड फ्लोर है वॉल के साथ भी। तो उस कारपेटेड फ्लोर में क्यों, किस चीज़ को, कारपेटेड फ्लोर में स्टीरियो की आवाज़ को, वॉल्यूम को हम क्यों ट्यून्ड हाई करते हैं देन इन अ रूम विद अ वुडन फ्लोर। द रीज़न इज दैट बेटा, जहाँ पर कारपेटेड रूम होगा, यानी यहाँ पर ये सारा कारपेट है, जो कारपेट है दैट इज वो कौन सी सरफेस है, पोरस या कौन सी सरफेस, सॉफ्ट। याद करें एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जहाँ पर पोरस या सॉफ्ट सरफेसेस होगी वहाँ पर साउंड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। अगर साउंड ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो याद रखिएगा वॉइस किसी भी जो भी आ रही होती है, ठीक है, वॉइस हमेशा क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो वो ज़्यादा साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा एज कंपेयर विद एक ऐसा रूम जिसके अंदर वुडन फ्लोर है। तो जो दूसरा रूम जिसके अंदर वुडन फ्लोर था, तो वुडन फ्लोर वाले रूम के अंदर, चूंकि वुडन फ्लोर कौन सी सरफेस है, रिजिड या स्मूथ सरफेस है ना, तो रिजिड और स्मूथ सरफेस से मेरा बेटा साउंड की रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, रिफ्लेक्शन मोर होती है। तो वहाँ पर जो वॉइस होती है वो हमेशा क्या रहती है, हाई रहती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि कारपेटेड रूम के अंदर स्टीरियो का वॉल्यूम जो होता है उसको थोड़ा सा हायर रखा जाता है ताकि जितना साउंड एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, सुनाई भी दे, एज कम्पेयर विद वुडन फ्लोर जहाँ पर साउंड ने ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना है, वहाँ पे साउंड एब्जॉर्प्शन कम होती है, तो वहाँ पर उस वॉल्यूम को क्या रखा जाता है, लो रखा जाता है जी। इसके बाद है जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चन के अंदर उसका ये क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट सेज दैट द टू टर्म्स स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रेफर टू द सेम थिंग, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स। बड़ी सिंपल सी बात कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी, भाई स्पीड और फ्रीक्वेंसी क्या दोनों एक चीज हैं, हरगिज नहीं। देखिएगा स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स जो पास करके जा रही हैं थ्रू गिवन
नंबर ऑफ वेव्स किसी भी मीडियम से जितनी पास करके जाती है उसे हम क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी का। तो पहली बात है कि नो स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दे बोथ आर नॉट सेम थिंग। ठीक होगी बात। स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन उनका कॉमन फैक्टर क्या है, टाइम का। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, और जो स्पीड है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, याद करें, v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड क्या थी, जितना डिस्टेंस ट्रैवल के साउंड ट्रैवल करती है फॉर्म ऑफ वेव के अंदर, डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या थी, फ्रीक्वेंसी याद करें, फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ वेव जो पास करके जा रही है किसी भी गिवन मीडियम के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी का हमने फार्मूला पढ़ा था ना, v इज इक्वल टू एफ लेमडा का। इन अदर वर्ड्स एक और फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, याद करें चैप्टर नंबर 1 जब हम डिस्कस कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली ये थी जो नंबर ऑफ वेव्स पास करके जा रही हैं, नंबर ऑफ वेव्स जो पास करके जा रही है किसी भी मीडियम के अंदर किसी भी गिवन टाइम के अंदर। दोनों का ये टाइम वाला फैक्टर सेम है। स्पीड डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पर, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम पर। ठीक है, तो स्पीड अगर नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है तो इट मीन्स के साउंड की स्पीड हर मीडियम में डिफरेंट होगी, बिकॉज नेचर ऑफ मीडियम में डेंसिटी हर मीडियम की डिफरेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है बेटा, टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द सेम डिस्टेंस, दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस, एक्सप्लेन हाउ दिस कुड हैपन। दोनों डिसएग्री कर रहे हैं किस चीज़ पर, लाउडनेस पर, बिकॉज लाउडनेस डिपेंड करती है किस चीज़ पर, सेंसिटिविटी। याद करें लाउडनेस के टॉपिक में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि लाउडनेस डिपेंड करती है किस चीज़ पर, सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर पर। तो डेफिनेट बात है दोनों पर्सन, हर पर्सन का ईयर की सेंसिटिविटी डिफरेंट है, तो दैट इज वाई वो दोनों डिसएग्री करेंगे ऑन द लाउडनेस पर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए जी बिल्कुल, एको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में बिल्कुल डिफरेंस है। द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, द फिनोमेना ऑफ रेपिटिशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड एज एको। देखिएगा एको और रिफ्लेक्शन, एको में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, एको में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, और वो साउंड हमें कितनी देर बाद 0.1, ये टाइम इंटरवल बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टेड साउंड जो वापस आता है उसमें टाइम इंटरवल 0.1 का होता है, वो रिफ्लेक्शन है। ये मैं अभी बोल रहा हूँ तो अभी भी रिफ्लेक्शन हो रही है, लेकिन दिस इज नॉट एन एको। एको में साउंड रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक होकर वापस आता सेम मीडियम के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एज एको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में वो साउंड रिफ्लेक्ट कर जाता है इन ऑल डायरेक्शन, और एको के लिए कंडीशन होती है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्स्टेकल और सोर्स ऑफ साउंड का 17 मीटर का होना चाहिए, और उसमें टाइम इंटरवल बिटवीन साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड कितना होना चाहिए, 0.1 का। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, ऐसा नहीं समझ लेना कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एको, हर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज नॉट एन एको। देखिएगा आवाज़ अभी दोबारा से बार बार गूंज नहीं रही, एको में मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल एकोज हम सुन सकते हैं, सक्सेसिव या मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से बार बार आवाज़ सुनाई देगी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, वाई will two separate 50 dB sounds together constitute a 100 dB sound, explain। देखिएगा dB क्या है, यूनिट है किस चीज़ का, साउंड लेवल का, जो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, इंटेंसिटी ऑफ, लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो दो किसके 100 dB 50 dB के साउंड मिलकर 100 dB का साउंड कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में है नो, यानी 50 dB साउंड है, दूसरा भी एक 50 dB साउंड है, तो दोनों को मिलाकर हम 100 dB का साउंड प्रोड्यूस कर ले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सिंस जो dB है डेसिबल, वो यूनिट है किस चीज़ का, साउंड लेवल का, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस चीज़ पर, लॉग ऑफ इंटेंसिटी पर। तो देयरफॉर 50 dB साउंड एंड 50 dB साउंड दे कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ 100 dB साउंड, नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 9 में है, वाई अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल इन मेडिकल फील्ड, कि भाई अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड में क्यों यूजफुल है। बोर्ड में एक दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूनिक नोट्स आप उठा के देखेंगे, उसमें आपको हर क्वेश्चन के साथ जो भी बोर्ड में आ चुका हुआ है हमारे रेलेवेंट बोर्ड्स के अंदर, किस ईयर के अंदर आया वो साथ में मेंशन होगा ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहता है कि अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड के अंदर क्यों यूजफुल हैं। अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड के अंदर क्यों यूजफुल है। हमने एक रिलेशन पढ़ा था अल्ट्रासाउंड के लिए, V इज इक्वल टू एफ लेमडा का। लेमडा किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है मेरा बेटा, शाबाश, बार बार हम पढ़ चुके हैं, दैट इज वेव लेंथ। तो अल्ट्रासाउंड जो होती हैं वेव, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है।
वेवलेंथ शॉर्टर होने का मतलब क्या हुआ कि दे कैरी मोर एनर्जी। भाई वो एनर्जी ज़्यादा कैरी करते हैं, एक तो रीज़न ये होगी, दूसरी रीज़न क्या होगी कि जो शॉर्ट वेवलेंथ शॉर्टर होने की बेस पर एज कंपेयर विद ऑडिबल फ्रिक्वेंसी, वो क्या हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से टिश्यूज से ज़्यादा उनकी क्या होती है, मोस्ट प्रोमिनेंट शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है जी। यहाँ तक तो बच्चे हो गए हमारे कौन से वाले जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन जो हमारी बुक के अंदर गिवन थे, ठीक है। अब कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो यूनिक नोट्स के अंदर गिवन किए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस, ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो साइड इंफॉर्मेशन में या टॉपिक के अंदर से बन सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। वो देख लेते हैं, कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितने भी इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर सकें, जितने आप डाइजेस्ट कर सकें। बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो फिर एक नए लेक्चर में देखेंगे कि उनको कैसे करते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, ये मैं एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जिसका आंसर होगा लिखने वाला वो वैसे बता दूंगा, अदरवाइज मैं आपको सिंपली डिक्टेट करके बता दूंगा। इज देयर एनी मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। जी हम बार बार पढ़ चुके हैं, साउंड है तो साउंड के लिए मीडियम चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, बिकॉज साउंड वेव्स कौन सी वाली वेव होती हैं, मैकेनिकल वेव्स। मीडियम कुछ भी हो सकता है, हमने पढ़ी सी बात कि अगर साउंड है तो साउंड के लिए मीडियम कुछ भी हो सकता है ट्रैवलिंग के लिए। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है मेरा बेटा, वो मीडियम गैस भी हो सकती है, वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है। तो साउंड को ट्रैवलिंग के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज बार बार हम पढ़ चुके हैं कि साउंड कौन सी वाली वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। कौन सी वेव हैं, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। और उनके अंदर एनर्जी कौन सी होती है, दे आल्सो कैरी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी भी कौन सी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। नेचर उन मैकेनिकल वेव की कौन सी वाली नेचर होती है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। बार बार हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था, लॉन्गिट्यूडनल नेचर, यानी लॉन्गिट्यूडनल नेचर का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। 11 में राइट द नेम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के नाम मैं आपको बता चुका हूँ। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, पहला वाला है लाउडनेस, दूसरा वाला है पिच, फिर है क्वालिटी ऑफ साउंड, देन म्यूजिक एंड नॉइस है, ठीक है, फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड और इंटेंसिटी लेवल है जी। उसके बाद है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 12 है, बोर्ड में आ चुका हुआ है 2015 और 16 के अंदर। डिफाइन लाउडनेस या व्हाट इज मेंट बाय लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस क्या चीज़ है, सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ग्रेव such characteristics of sound by which we distinguish between a loud and faint sound, that is called as loudness। याद रखिए जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपने शॉर्ट क्वेश्चन के साथ उसकी एग्जांपल लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। लाउडनेस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सिंपली शॉर्ट क्वेश्चन आया तो फैक्टर्स के नाम लिख दीजिएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी से। उसके बाद है जी बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में What do you mean by intensity of sound? Also write its unit। Intensity of sound क्या है, Intensity of sound खाली intensity भी नाम देते हैं उसको, और उसको हम intensity of sound भी कहते हैं। Intensity of sound क्या है, sound energy flowing per second through a unit area held perpendicular to the direction of sound wave। ये sound energy जो flow कर रही है per second through unit area held perpendicular to direction of sound wave is called as intensity of sound। हाँ इसका फार्मूला है, अगर आप लिखना चाहें इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसकी इक्वल होती है, P/A के। इसका इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द फिजिकल क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट आपने लिखना है वॉट पर मीटर स्क्वायर। एग्जांपल एक बता देनी है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जिसको थ्रेशोल्ड लेते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, 14 में कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिकल साउंड। बड़ी आसान सी बात, नॉइस एंड म्यूजिक या वो म्यूजिकल साउंड कह दे, एक ही बात है। देखिएगा नॉइस क्या है, सच साउंड दैट गिव अनप्लेजेंट और जेरिंग इफेक्ट टू आवर ईयर, इट इज अ सडन वाइब्रेशन। म्यूजिकल साउंड क्या, सच साउंड दैट गिव प्लेजेंट इफेक्ट टू आवर ईयर। एग्जांपल दोनों में बता देने, नॉइस में बता देना हैमर की, हॉर्न की, हूटर की, अलार्म की आवाज़ इज अ नॉइस। म्यूजिकल साउंड के अंदर गिटार की आवाज़ होगी, पियानो की आवाज़ होगी, दैट इज कॉल्ड एज म्यूजिकल साउंड। जी क्वेश्चन नंबर 15 में है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज द साउंड। भाई सरफेस एरिया ग्रेटर करने से साउंड क्यों
ग्रेटर हो जाता है। इसलिए ग्रेटर हो जाता है, याद करें। लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पर। तो जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया आप इंक्रीज़ कर देंगे उतना साउंड क्या हो जाता है? इंक्रीज। जितना वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया डिक्रीज़ कर दिया जाएगा उतना साउंड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। 16 क्वेश्चन में है जी, हाउ मेनी टाइम्स इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर फास्टर देन इन एयर? कितने टाइम फास्टर होती है स्पीड ऑफ साउंड वाटर में एयर के कंपैरिजन में? लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड इज 5 टाइम्स मोर देन इन एयर। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपने याद करनी है। लिक्विड यानी वाटर इज अ लिक्विड, लिक्विड में कितने टाइम? 5 टाइम्स देन इन एयर, हवा में उसकी निस्बत 5 गुना ज़्यादा होती है जी। 17 में क्वेश्चन में डिस्क्राइब द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस इन साउंड वेव। तो जी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हम बार बार आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। कंप्रेशन क्या चीज़ है? जहाँ पर एयर के पार्टिकल्स या प्रेशर ऑफ एयर या पार्टिकल्स ऑफ एयर देयर आर क्लोजर एज कम्पेयर विद द सराउंडिंग। यहाँ पे एयर प्रेशर इंक्रीज होता है एज कम्पेयर विद द सराउंडिंग एयर प्रेशर। वहाँ पर डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है साउंड वेव्स के अंदर। रेयर फ्रैक्शन इसका ऑपोजिट है, जहाँ पर एयर प्रेशर क्या होता है? लो होता है एज कम्पेयर विद साउंडिंग एयर प्रेशर। वहाँ पर डेंसिटी भी क्या होती है? लो होती है जी। 18 में है डिफाइन पिच एंड क्वालिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड? पिच और क्वालिटी में डिफरेंस देखिएगा। पिच और क्वालिटी में डिफरेंस क्या है? पिच क्या है? सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ग्रेव एंड श्रिल साउंड। पिच डिपेंड करता है किस चीज़ पर? ऑन फ्रीक्वेंसी पर। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है? सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। एंड क्वालिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। क्वालिटी मेरा बेटा किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वेव फॉर्म पर। हर साउंड की वेव फॉर्म डिफरेंट होती है, तो इसी वेव फॉर्म की बेस पर वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। 19 क्वेश्चन में है डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑन विच अ सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड। सेफ लेवल ऑफ नॉइस मेरा बेटा 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कितनी ऊंची आवाज़, वॉल्यूम ऑफ नॉइस, कितनी ऊंची आवाज़ थी। और दूसरा फैक्टर क्या है? द टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ नॉइस, कितनी देर के लिए आवाज़ थी। दैट इज वो ये 2 फैक्टर्स हैं जिन पर सेफ लेवल ऑफ नॉइस जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है जी। फिर उस सेफ लेवल ऑफ नॉइस की रिकमेंडेड वैल्यू है। रिकमेंडेड वैल्यू कितनी है? 85 dB से लेकर कितनी? 90 dB तक। बुक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज मेंट बाय पिच ऑफ साउंड, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। फिर वही क्वेश्चन कि पिच ऑफ साउंड क्या है। ये क्वेश्चन बार बार डिफरेंट इसलिए बनाए हुए हैं कि डिफरेंट मेथड से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। आप सिर्फ यही ना याद रखें कि डिफाइन पिच क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे मर्जी पूछा जाए आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। डिफरेंट क्वेश्चन हमने इसलिए बनाए हुए हैं यूनिक नोट्स के अंदर जो गिवन है। 20 क्वेश्चन में व्हाट इज मेंट बाय पिच ऑफ साउंड, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड। कि पिच ऑफ साउंड क्या है और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फिर से वही बात बार बार रिपीट करके आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। पिच ऑफ साउंड क्या? सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन, किस साउंड के दरमियान ग्रेव एंड श्रिल साउंड में डिस्टिंग्विश कर सके, दैट इज कॉल्ड एज पिच ऑफ साउंड। और पिच ऑफ साउंड किस चीज पर डिपेंड करता है मेरा बेटा शाबाश? पिच ऑफ साउंड डिपेंड करता है किस चीज पर? फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी हायर पिच हाई, फ्रीक्वेंसी लो पिच लो। एग्जाम्पल भी बतानी है। विमेन और लेडीज और चिल्ड्रन की आवाज़ श्रिल होती है बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी हाई। फ्रीक्वेंसी हाई का मतलब पिच हाई। मैन की आवाज़ ग्रेव होती है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी लो। फ्रीक्वेंसी लो का मतलब है लो पिच। 21 में है जी क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ साउंड मोर इन सॉलिड्स आर लिक्विड एंड वाई। द स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर विद किस चीज़ के अंदर? लिक्विड के अंदर। बिकॉज सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और दे आर क्लोजली पैक्ड, वेयर एज लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर फार अपार्ट, उनमें दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इस बेस पर स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर विद लिक्विड में। ठीक है जी। ऑन व्हाट फैक्टर लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। लाउडनेस ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? बोर्ड में 2014 और 15 में क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि लाउडनेस ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लाउडनेस ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? 3 फैक्टर्स हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा साउंड लाउडर, जितना लो एम्पलीट्यूड उतना लो साउंड। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब है जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा साउंड लाउडर, जितना कम एरिया उतना कम। जितनी दूर होगी आवाज़ ठीक है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा एज
कंपेयर विद अ साउंड दैट इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट। 3 पर डिपेंड करता है जी। क्वेश्चन नंबर 23 में है डिफाइन एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन। एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन क्या होती है? द मेथड और टेक्निक दैट इज यूज टू एब्जॉर्ब कौन सा वाला? अनडिजायरेबल साउंड इज कॉल्ड एज एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन या इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक एक ही चीज़ है। द मेथड और टेक्निक यूज टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड बाय यूजिंग पोरस सॉफ्ट या पोरस सर्फेसिस इज कॉल्ड एज एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 में है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको क्या है? व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, ठीक है, एंड इट बाउंसेस बैक when sound is incident on a surface of a medium, it bounces back in the same medium, that is called as reflection of sound or echo। ये 24 का आंसर था। how can depth of sea be measured by ultrasonic या what is meant by sonar technique। देखिएगा depth of ocean या sonar technique क्या है, ठीक है, देखिएगा sonar technique क्या है? साउंड रेंजिंग एंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसके अंदर क्या किया जाता है? इस सोनार टेक्निक से हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके डेप्थ ऑफ ओशन मेजर करते हैं। वो कैसे मेजर की जाती है वो हमने टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसमीटर होता है यानी ट्रांसड्यूसर होता है जिससे क्या अल्ट्रासाउंड जाती हैं वो नीचे सी बेड के सरफेस को स्ट्राइक करके रिटर्न बैक होकर वापस आएंगी, तो उनको रिसीवर रिसीव करता है, जिनके एम्पलीफाई करके कहाँ पर स्क्रीन पर उनका इमेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर फार्मूला यूज़ करके एस इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस बिटवीन ट्रैवल साउंड, ठीक है, और उनमें जो टाइम होता है उसको कैलकुलेट करके हम डेप्थ ऑफ क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं? ओशन कैलकुलेट की जाती है। ये था जी बच्चों 25 तक क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा एक ही दफ़ा करके आप एक ही लेक्चर देख के तो आपको सारे मिक्स हो जाएंगे। 25 तक आज का हमारा ये लेक्चर 31 यहाँ पर ख़त्म हुआ, जिसके अंदर हमने रिव्यू क्वेश्चंस किए हैं डिस्कस जो हमारे रह चुके थे। प्रीवियसली हम पिछले लेक्चर में 11.5 तक कर चुके थे। हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर लिए हैं 9 और एडिशनल क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो एडिशनल क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 से। ये सारे के सारे यूनिक नोट्स के अंदर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहे हैं एडिशनल क्वेश्चंस। 25 तक हमने कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके बाद वाले 26 से स्टार्ट करेंगे। जाते हुए फिर एक छोटी सी बात, हमने अपने आखिरी लेक्चर में अज़ान से मुतल्लिक मैं बात कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़ान देने वाला, मैं उसी बात को थोड़ा सा ज़रा पीछे से चला रहा हूँ कि अज़ान देने वाला क़यामत वाले दिन सबसे ऊंचे मुकाम पर होगा। सबसे पहले मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दुनिया में है, दुनिया में सबसे पहले मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी उनको ये फ़ायदा हासिल था कि उन्होंने सबसे पहले अज़ान दी थी। वो एक अंसारी का घर था जिसकी छत पर चढ़ के वो अज़ान दिया करते थे। क़यामत वाले दिन उनको क्या अजर मिलेगा इस अज़ान का, ठीक है। क़यामत वाले दिन अजर ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी लाई जाएगी। आप सवारी पर बैठेंगे तो देखिएगा जो भी सवारी होती है उसकी एक लगाम होती है, जैसी वो सवारी खड़ी होगी उसकी लगाम नीचे गिर जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ अज़ान देने की फजीलत और क़यामत वाले दिन उसका अजर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर बैठेंगे, सवारी खड़ी होगी, उसकी लगाम नीचे गिर जाएगी, ठीक है। अब नीचे गिरने का मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई ऐसा आएगा जिसने उस लगाम को पकड़ना है और पकड़ के उस सवारी को चलाना है। तो सब लोग, क्योंकि क़यामत वाले दिन सब लोग इकट्ठे होंगे, ठीक है, तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे कि जी कौन, किसकी बारी आती है, कौन आता है जो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम को पकड़ता है और जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ ले जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे तो अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा जाए। अजर देखिएगा अज़ान देने का। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आएंगे, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सवारी की लगाम पकड़ेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में वो सवारी चलेगी, जन्नत में पहले मैं दाखिल होऊंगा और मेरे पीछे हज़रत बिलाल दाखिल होंगे जन्नत में। ये अजर है अज़ान देने का, दुनिया में अज़ान देने का। एक और इससे मैंने रिलेटेड बात बताई थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, ये मैं फिर रिपीट करूँ ताकि आपको याद दहानी। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया था अगर मैं खलीफा वक्त ना होता तो मैं अपने लिए किस चीज़ को पसंद करता कि मैं मस्जिद नबवी का मुअज़्ज़िन होता, यानी मस्जिद नबवी का अज़ान देने वाला मुअज़्ज़िन वो होता है जो अज़ान देता है।
कि मैं अपने लिए इस चीज़ को पसंद करता कि अगर मैं खलीफा वक्त में होता तो मैं मस्जिद नबी का मुअज्जिन होता। यहाँ पर बच्चों आज का लेक्चर, आज की ये बात ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए वही पुरानी बात, अपना ख्याल रखिएगा, अपना भी और अपने दीदोगारों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।